हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एरा में, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 4 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, जिस लेक्चर में हमें डिफ्रेंशिएशन को सीखना है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बात करी थी कि अगले जो 2 लेक्चर होने वाले हैं हमारे, वो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे होने वाला है। तो आज वाला जो लेक्चर हमारा वो डिफ्रेंशिएशन पे चलेगा, इसके अगला जो लेक्चर है हमारा वो इंटीग्रेशन पे होगा। तो सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में आती है कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख ही क्यों रहे हैं। तो बच्चों, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से तो हम कर चुके हैं, तो बाय कैलकुलस मेथड जब हम करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हमें उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि इनका यूज़ होगा उसके अंदर। इस वजह से हम इसे सीख रहे हैं। अब ये नहीं है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में ही बस इनका यूज़ होगा। अब जब आप फिज़िक्स पढ़ोगे, 11th की जितनी भी फिज़िक्स आगे की है और 12th की जो फिज़िक्स है, वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का यूज़ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शशिकांत और आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर। तो हम बात करने वाले हैं इसमें डिफ्रेंशिएशन की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफ्रेंशिएशन आखिरकार है क्या। तो जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है डिफरेंशिएशन? एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी वजह से, या फिर जिसका यूज़ करके आप कह सकते हो, हम स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ कि क्या है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसको यूज़ करके हम स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल चेंजेस, वेरी स्मॉल चेंजेस भी आप कह सकते हो, बहुत ही छोटे चेंजेस को भी कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करके। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आता है, यानी कि स्मॉल चेंज जो आता है दूसरी क्वांटिटी में, उसे कैलकुलेट करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। दोनों एक ही बात है जो मैंने पहले बोली और अभी बोली, कि ये स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर आप कह सकते हो एक क्वान्टिटी में चेंज करने की वजह से दूसरी क्वान्टिटी में जो चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अब जरा इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से एक क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, इसके क्या एग्जांपल होंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 तो हम यही ले लेते हैं कि जिस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है उस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ के जो हसीन पल हैं ये वो कम होते जा रहे हैं। जैसे आपका बर्थडे आता है, यानी कि आपके ज़िंदगी का 1 साल आप जी चुके हैं, 1 साल आपकी ज़िंदगी का कम हो चुका है। अब हम बर्थडे बनाते हैं तो भाई बिल्कुल इस तरीके से बनाते हैं कि केक वगैरह कट करते हैं, खुशी मनाते हैं पूरी उस दिन। पर उस वक्त तो आपकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है ना, तो आपको खुशी इस वजह की इसकी नहीं होनी चाहिए कि मेरा जन्म हुआ है उस दिन, नहीं, उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए। आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आपने 1 साल के अंदर अपने आप को कितना डेवलप किया है, क्या चीज़ आपने अपने अंदर सुधारी है, या फिर आपने क्या अच्छा काम किया है उस साल के अंदर। जैसे मान लो मेरा बर्थडे आया अभी, तो जब मेरा अगले बर्थडे आएगा तो मैं ये देखूँगा कि 1 साल के अंदर मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाया, क्या अच्छे चेंजेस लाया। बुरे चेंजेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अच्छे चेंजेस क्या लाया। मान लो मेरा 1 साल पहले लेवल ये था, अब मैं जब अपना बर्थडे बना रहा हूँ तो मेरा लेवल ये हो गया है, किसी भी चीज़ में मान सकते हो आप, स्टडी रिलेटेड है ना, आप कोई गेम खेलते हैं उसके रिलेटेड है ना, ये इस लेवल पास कर, मतलब यहाँ से आप यहाँ प्रोग्रेस कर गए। तो इस बात की खुशी अपने बर्थडे पे हमें मनानी चाहिए। वैसे जैसे अगर आपका बर्थ हुआ है तो उसकी खुशी तो बनती है, चलो, पर इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि आप 1 साल के अंदर आपने क्या करा। नल्ले वल्ले बैठे हुए हो तो भाई ये तो बेकार ही है, बुरा, उसकी तो कोई खुशी होनी नहीं चाहिए कि आपने अपनी एक ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिया है इन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे। तो डिस्ट्रैक्शन के पीछे ना जाके, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के हमने अपने आप को क्या प्रोग्रेस किया जो कि हमारे लिए यूज़फुल रहा, उसकी हमें खुशी मनानी चाहिए अपने बर्थडे पे। तो चलो ये तो बात रह गई अलग। हम बात कर रहे थे कि एक क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी जो है वो छोटी होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है ना। इसी तरीके से आप देखते हो कभी कभार जो मार्केट है उसमें किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है एकदम से, जैसे टमाटर का है ना, टमाटर का एकदम से रेट बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। यानी कि टमाटर का जो रेट है वो उसके प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो टमाटर के रेट जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके रेट।
और जैसे ही उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसके जो रेट है टमाटर के वो नॉर्मल आ जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा मार्केट में, नोटिस किया होगा कि आजकल तो टमाटर बड़े महंगे हो रहे हैं। क्यों महंगे हो रहे हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हो गया है, इस वजह से वो महंगे हो गए हैं। और जब उनका प्रोडक्शन नॉर्मल रहता है ना, सही ज़्यादा होता है, ठीक क्वांटिटी में होता है, तो उनके जो रेट है वो नॉर्मल रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से एक क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी इफेक्ट हो रही है। जैसे टमाटर का प्रोडक्शन कम हुआ तो उसके रेट अफेक्ट होंगे, बढ़ जाएंगे। ज़्यादा होगा तो उसके रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमारी क्या है, जो लाइफ है वो कम होती जा रही है। जरा इसको मैथ्स के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इन चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन इतना कम हुआ, रेट इतने बढ़ गए, उसका यूज़ हम डिफरेंशिएशन से, मतलब कैलकुलेट डिफरेंशिएशन से करते हैं। जरा एक बार मैथ्स के टर्म में समझते हैं। मान लो हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। अब मैंने यहाँ पे एक एक्स डिस्टेंस लिया एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे कुछ वाई एक्सिस का डिस्टेंस भी होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, जो ये हमारी एक्स क्वांटिटी है यहाँ पे, यानी कि एक्स जो डिस्टेंस है, इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ। ज़रा देखेंगे, मान लो मैं इतना चेंज लेके आ गया इसमें, ये स्मॉल चेंज है। मान लो मैं इसमें छोटा सा चेंज लेके आया एक्स डिस्टेंस में डेल्टा एक्स का। मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस का जो एक्स डिस्टेंस था उसमें छोटा सा चेंज लिया है डेल्टा एक्स का। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने डेल्टा एक्स चेंज करा, डेल्टा एक्स में चेंज करा डेल्टा एक्स का, तो वाई में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। लेट्स सपोज ये डेल्टा वाई का चेंज आ गया। यानी कि जैसे जैसे मैं एक्स में चेंज लाऊंगा वैसे वैसे वाई में भी चेंज आता जाएगा, वैसे वैसे वाई में भी चेंज आता जाएगा। जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स में चेंज लाऊंगा, मतलब एक्स में चेंज लाते जाऊंगा, वैसे वैसे वाई में भी चेंज आता जाएगा। तो यही कैलकुलेट करने के लिए कि हमने एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज लाया तो वाई में कितना चेंज आया, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स का चेंज करा तो वाई में भी कुछ चेंज आया, इतना चेंज आया डेल्टा वाई का। तो ये चेंज कितना आया वाई के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आई होगी कि ये डिफरेंशिएशन का यूज़ किस लिए करते हैं, स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए, जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है वो होने वाली है, अ मैथमेटिकल टूल, अ मैथमेटिकल टूल, a mathematical tool which is used to calculate very small changes, यानी कि डिफरेंशिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए वेरी स्मॉल चेंजेस को। जैसे मान लो जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को मैं डी एक्स बाई डी टी भी तो लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है वही होती है हमारी वेलोसिटी। दोबारा से इस बात को सुनेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है वही होती है हमारी वेलोसिटी। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, जैसे इसको हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप इसको पढ़ोगे डी एक्स बाई डी टी को, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है हमारे यहाँ पे, हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है,
इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी से आती है हमारी वेलोसिटी। यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम की रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है वही कैलकुलेट करते हैं, और वही होती है हमारी वेलोसिटी। और पढ़ते किस तरीके से इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ऐसे हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं ज़रा एक बार। एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि इसको मैं dv/dt भी लिख सकता हूँ। dv/dt, हम dv का मतलब होता है स्मॉल चेंज, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है वही हमारा एक्सेलरेशन होता है, वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कि वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है टाइम में चेंज होने की वजह से, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है हमारा क्या, एक्सेलरेशन। तो जिस तरीके से हमने dx/dt को पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तरीका होता है इसको पढ़ने का। इसी तरीके से dv/dt को क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो पढ़ेंगे dv/dt को, कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे dx/dt डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x माने डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसे ही मान लो मैंने कोई क्वांटिटी लिख दी dp/dq, तो आप इसको क्या पढ़ोगे बताओ ज़रा, इसको क्या पढ़ोगे बताओ ज़रा, इसको आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। क्या पढ़ोगे इसको आप, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, यानी कि हम q के रिस्पेक्ट में p का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या तो आप कह लो कि हम p क्वांटिटी में चेंज निकाल रहे हैं q क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में, कि q क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से p क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। दोबारा से सुनेंगे कि q क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से p क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है वही हम निकाल रहे हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। अब इसके आगे हम जो है 5 या 6 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। वैसे तो डिफरेंशिएशन के कई सारे फॉर्मूले हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नहीं इसके अंदर, क्योंकि आपको मैथ्स में भी वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें जितना हमें रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, यानी कि जितना हमें यूज़ लेना है डिफरेंशिएशन को फिज़िक्स के अंदर, हम उतना ही डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे फिज़िक्स के अंदर, है ना। यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वही फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर कोई और फॉर्मूला बीच में यूज़ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो फॉर्मूला। और अभी के लिए हम 5 या 6 फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिससे हमारा काम हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। तो चलिए इतना नोट करिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। हम इसमें क्या करेंगे कि पहले एक फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके ऊपर 2 एग्जांपल ले लेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला देखेंगे उसके ऊपर 2 एग्जांपल ले लेंगे, तीसरा फॉर्मूला देखेंगे उसके ऊपर 2 एग्जांपल ले लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, अगर ऐसे हम फॉर्मूले को देख के और 2 एग्जांपल लेते हैं तो हमें अप्लाई करना भी आ जाएगा कि इस तरीके से अप्लाई करना है फॉर्मूले को। ऐसा नहीं करेंगे हम कि पहले एक बार सारे फॉर्मूले लिख दिए फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बार बार में मुझे बताना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। पर ऐसे अगर हम पढ़ेंगे कि पहले एक फॉर्मूला लिया उसके ऊपर 2 एग्जांपल करेंगे तो हाथों हाथ ही उसी टाइम हमें अप्लाई करना आ जाएगा फॉर्मूला किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद हम 5-6 क्वेश्चन मिक्स ले लेंगे सभी फॉर्मूलों के ऊपर और फिर उस क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये हमें। तो चलिए पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला जो आता है हमारा डिफरेंशिएशन का, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूलाज। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला आता है वो आता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। देखिए इसका मतलब है हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं x की पावर n को। यहाँ पे x हमारा
एक्स तो एक्स ही रहेगा हमारा। यहाँ पे एन हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है ना। तो देखो किस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स की पावर एन को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिंपल इसमें हमें क्या करना है, जब भी एक्स की पावर एन को डिफ्रेंशिएट करने से आपको कहा जाए, एक्स की पावर एन को डिफ्रेंशिएट करने को आपसे कहा जाए, तो आप एक काम करिए, जो पावर है उसे तो पहले लेके आ जाइए, जो पावर है उसे आगे लेकर आ जाओ। जैसे ये एन पावर थी, एन पावर को मैंने पहले लिखा, फिर एक्स एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे पावर में से एक माइनस कर दीजिए। क्या करिए, पावर में से एक माइनस कर दो। देखो किस तरीके से करा हमने एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन। पावर को हम पहले ले आए, पावर को हम पहले ले आए आगे, और फिर पावर में से एक माइनस कर दिया। पावर को पहले ले आए, यानी कि एन पावर थी इसकी, एन पावर को मैं पहले लेकर आ गया, फिर एक्स तो एज इट इज़ रहेगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। चलो एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं हम। मान लो आपको दिया हुआ है y = x², ये आपको दिया हुआ है और कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट करो y को x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो हम x के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसे, क्योंकि y हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इस वजह से हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx। y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है उसे कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे होता डिफ्रेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, तो यहाँ पे हम लिखते dp/dq। तो यहाँ पे हमारा y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आगे आप देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है x², और ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा है वो भी हमने कुछ इसी टाइप का देखा है, x की पावर n, यानी कि n की वैल्यू अब की बार हमें 2 दे रखी है। n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, यानी कि एक तरीके से x की पावर n ही हो गई। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट किस तरीके से मैंने करना बताया था आपको, पावर को पहले लिया ना और पावर में से एक माइनस। तो चलिए x की पावर 2 है तो पावर को पहले ले आएंगे, फिर x एज इट इज़ रहेगा और पावर में से एक माइनस, यानी कि पावर क्या थी 2, इसमें से एक को माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा जो dy/dx है वो क्या आ जाएगा, 2 तो एज इट इज़ रहेगा, x एज इट इज़ रहेगा। अब 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेंगे। अब यहाँ x की पावर में 1 लगाऊँ या ना लगाऊँ एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2x, यानी कि x² का डिफ्रेंशिएशन जो होता है हमारा, x² का जो डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा वो 2x होता है। ये हमने देखा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको दे रखा है y = x³ प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब की बार हमने कई सारे फंक्शन ले लिए, x², x5, x की पावर 4 है ना। तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें लिखना ज़रूरी है ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, y का, यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। अब यहाँ पे आप देखो वापसी से x की पावर 3, यानी कि ये हमारा x की पावर n बन चुका है एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पावर को पहले लेकर आएंगे, पावर में से एक माइनस। x की पावर क्या है 3, यानी कि पावर पहले आ जाएगी x एज इट इज़ और पावर में से एक माइनस। पावर क्या थी 3 - 1। इसी तरीके से हम x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किस तरीके से, पावर पहले आ जाएगी, पावर क्या है 5, यानी कि 5 पहले आ जाएगा। x एज इट इज़ पावर क्या थी 5, उसमें से एक माइनस कर देंगे। इसी तरीके से x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x की पावर 4, पावर क्या है 4, 4 पहले आ जाएगा, यानी कि पावर पहले आती है तो x एज इट इज़ और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर क्या है 4, माइनस कर देंगे 1। अब जरा इसको लिखते हैं ठीक तरीके से, dy/dx। अब देखिए यहाँ पे 3 तो एज इट इज़ रहेगा, x भी एज इट इज़ रहेगा। पावर क्या है 3 - 1, 3 भी से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि पावर क्या आ गई 2।
एक्स की पावर क्या आ गई 2। अब 5 एज इट इज़, एक्स पावर क्या है 5 - 1, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये क्या आ गया एक्स की पावर 4। इसी तरीके से आगे 4 एक्स एज इट इज़, पावर क्या है 4 - 1, 4 में से एक जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर। यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने डिफरेंशिएट करा और हमारा आंसर क्या आया 3x² + 5x की पावर 4 + 4x³। तो इस तरीके से हमें जब भी x की पावर n दे रखी हो तो उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए नोट करिए इसे, फिर अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। तो आई होप आपने नोट किया होगा इसे पॉज करके वीडियो को, और आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं हम पावर पहले ले आते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं पावर पहले ले आते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम दूसरा फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, मान लो आपको कोई कांस्टेंट दे रखा है और बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी कि इसका डेरिवेटिव बताओ या डिफरेंशिएशन करो। तो जब भी आपको कांस्टेंट दे रखा हो कोई, तो उसका हमारा डिफरेंशिएशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्या होता है 0, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होगा। क्यों होगा, ज़रा एक बार ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं इसे भी। मान लो हमारे पास एक ये ग्राफ है जहाँ पे मैंने कंसिडर किया x एक्सिस पे x डिस्टेंस को या x लेंथ को आप कह सकते हो कंसिडर करा, और y एक्सिस पे y लेंथ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x में चेंज लाने वाला हूँ थोड़ा, और फिर हमें देखना कि y में चेंज आया या नहीं आया। मैंने क्या करा, मैं x में चेंज लेकर आया थोड़ा, सपोज डेल्टा x का चेंज लेकर आ गया। ये जो चेंज है ये काफ़ी स्मॉल होगा, तो हम देख रहे हैं जब मैं डेल्टा x चेंज लेकर आया x लेंथ के अंदर, तो y में मेरा चेंज ही नहीं हुआ, मतलब y में मेरे को चेंज देखने को ही नहीं मिला। मैंने डेल्टा x यहाँ पे चेंज करा, y में मेरा कुछ चेंज ही नहीं आया, y रह रहा है। अगर मैं इसमें और चेंज लेकर आऊँगा तब भी y में चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हमारे किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है। मान लो ये जो y की लेंथ थी हमारी वो 2 थी, क्या थी 2, तो ये 2 ही रहेगी, चाहे मैं x को कितना भी चेंज कर लूँ, जो y की लेंथ है हमारी वो 2 रहेगी। तो इसी वजह से जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 0, है ना, वही होगा 0 होगा। किस तरीके से, क्योंकि हम निकाल ही चेंज रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, y का चेंज निकाल रहे हैं। जब हम x में चेंज लेकर आ रहे हैं और y में चेंज ही नहीं आ रहा तो आंसर तो 0 आएगा। दोबारा से सुनेंगे मेरी बात, कि जब हम x में चेंज लेकर आ रहे हैं और x में चेंज करने की वजह से y में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, तो यानी कि आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि चेंज तो कुछ आया ही नहीं। इसी वजह से जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में वहाँ पे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। इस वजह से हमारे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, मान लो आपको दे रखा है y = 5 और अब कहा जाए कि ज़रा इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो हमारा dy/dx हो जाएगा, पर जो कांस्टेंट है यानी कि 5 क्या हमारा एक कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 0। इसी तरीके से ज़रा और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको दे रखा है डिफरेंशिएट करो पाई को, पाई भी हमारा एक क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। सॉरी इस तरीके से नहीं देगा ये आपको। तो चलिए सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। मान लो आपको दे रखा है y = पाई, कह रहे हैं इसे डिफरेंशिएट करो, तो आपको क्या लिखना है डिफरेंशिएशन, ये लाइन तो आपको लिखनी है, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करो,
तो y का तो आ जाएगा हमारा dy/dx, पर पाई का क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है, इस वजह से पाई का डिफरेंशिएशन भी हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। ऐसा आपको कोई भी नंबर दे सकता है। तीसरा एग्जांपल देख लो इस पर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो आपको दे रखा है 69 + 59 + 88 + 100, तो ये सारे ही हमारे क्या है, कांस्टेंट है। जब आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हमारा dy/dx हो जाएगा, पर ये सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट, यानी सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो कहीं पे भी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगा कहीं पे भी आपको, तो वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा ऐसे। अब चलते हैं ज़रा थर्ड फॉर्मूले पे। अब हम अपना थर्ड फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि है cx⁴n का डिफरेंशिएशन। cx⁴n का डिफरेंशिएशन, मैं बता दूं, यहाँ पे जो हमारा c है वो कांस्टेंट है और फिर है x⁴n। तो इसका डिफरेंशिएट किस तरीके से करें, जैसे कि हमने पहला फॉर्मूला देखा था x⁴n का डिफरेंशिएशन, वहाँ पे कांस्टेंट नहीं था। सेकंड फॉर्मूला हमने देखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जहाँ पे x⁴n नहीं थी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, 0। यहाँ पे है हमारा कांस्टेंट के साथ x⁴n का डिफरेंशिएशन। तो इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ज़रा देखते हैं, बड़ा ईजी है ये भी। हमें क्या करना है, देखो अगर कांस्टेंट अकेला होता है, यहाँ पे x⁴n नहीं होती, तो हम सीधा क्या कहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। पर यहाँ पे कांस्टेंट के साथ हमारी x⁴n है, यानी कि कोई वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को, जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि कांस्टेंट के साथ कुछ हो वेरिएबल वगैरह, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज़ रख देना है। क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज़ रख देना है। फिर हमने सीखा हुआ है x⁴n का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। हमने पहले फॉर्मूले में ही देखा था कि x⁴n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो, उसमें हम पावर को पहले ले आते हैं और पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा cx⁴n का डिफरेंशिएशन। किस तरीके से करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज़ रखेंगे, फिर x⁴n का डिफरेंशिएशन जो हमने सीख रखा है कि पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो ज़रा अच्छे से इस फॉर्मूले को देख लीजिए, फिर एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके, इस फॉर्मूले के बेस पे। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। मान लो आपको दे रखा है y = 2x², ये आपको दे रखा है, कहना है कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है हमारा cx⁴n का फॉर्मेट है कुछ, देखो 2x⁴2 यानी कि 2x²। 2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और ये x² हमारा x⁴n है। 2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे x² यानी कि x⁴n, यही फॉर्मेट बन रहा है सेम, cx⁴n। c यहाँ पे हमारा 2 है, x तो एज इट इज़ है और n की जगह हमारा क्या आ गया, 2। किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई कांस्टेंट देखने को मिल जाता है x⁴n के साथ, तो कांस्टेंट तो आपको एज इट इज़ रखना है, यानी कि 2 तो हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। फिर x⁴n का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, पावर को पहले ले आते हैं और पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2, तो पावर को पहले ले आएंगे और फिर x एज इट इज़ और पावर में से एक माइनस कर देंगे। पावर क्या है, 2, 2 में से एक माइनस कर देंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे अब इसको, देखो dy/dx। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की 2 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 - 1 है, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि 4x।
तो हमारा 2x² का जो डिफरेंशिएशन आया x के रिस्पेक्ट में वो हमारा आया 4x। क्या आया हमारा 4x। ज़रा इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि सेकंड एग्जांपल क्या होगा। मान लो आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x², या फिर यहाँ पे आप ले लो 6x की पावर 4। ज़रा इसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे सभी की फॉर्मेट cx की पावर n का बन रहा है, cx की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप पोज करके भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं आपको करा ही रहा हूँ उसे। लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा dy/dx। अब यहाँ पे आप देखो कांस्टेंट के साथ x की पावर n है, कांस्टेंट के साथ x की पावर n, यहाँ पे देखो यही फॉर्मेट बन रहा है वहाँ पे। तो कांस्टेंट जो हमारा 4 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, x की पावर n है यानी कि पावर पहले आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी पहले आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस, पावर क्या है 3 में से एक माइनस। इसी तरीके से आगे देखेंगे 5 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 एज इट इज़ रहेगा। x की पावर n यानी कि x की पावर 2 है यहाँ पे, तो पावर पहले आ जाएगी 2, x एज इट इज़ और पावर में से एक माइनस। इसी तरीके से प्लस आगे हम देखेंगे ये है 6x की पावर 4, यानी कि 6 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक को माइनस कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से लिखेंगे। dy/dx इज इक्वल्स टू 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, और x पावर क्या है 3 - 1, 3 में से एक जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 की 2 से तो 10 आएगा, और x एज इट इज़ x की पावर क्या है 2 - 1, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, जिसको मैं लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। फिर प्लस 6 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, फिर x एज इट इज़ और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जब कांस्टेंट आ जाए x की पावर n के साथ में तो किस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है। इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों चलो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या होने वाला है। मान लो आपसे कहा जाए √x का डिफरेंशिएशन करो, किसका करो, √x का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। तो √x का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा 1/2√x। क्या होता है 1/2√x। 1/2√x जो होता है वो हमारा डिफरेंशिएशन होता है √x का, यानी कि √x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम 1/2√x। इसका एग्जांपल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। तो मान लो इसमें भी यही है, अगर आगे कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट को हम एज इट इज़ रख देंगे। जैसे 5वां फॉर्मूला बना देता हूँ मैं इसे। मान लो आपको कांस्टेंट लगाया हुआ है √x के साथ में, √x के साथ में क्या लगा हुआ है कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है कांस्टेंट को एज इट इज़ रहने देना है, और √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 4√x आपको दे रखा है और इसको डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए तो आपको क्या करना है, लिखना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा जो कि 4 है, और √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। अब देखो 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बारी में, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, dy/dx हमारा क्या आया 2/√x। कितना आया 2/√x। हमारा आया आंसर किसका 4√x का, यानी कि 4√x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 2/√x। इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। अब हम देख लेते हैं अपना
फिफ्थ फॉर्मूले को कि हमारा फिफ्थ फॉर्मूला क्या होने वाला है। जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है बच्चों वो है साइन एक्स के ऊपर। मान लो आपको कहा जाए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, या तो आपको वो कहेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एक ही है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कोस एक्स। इसी तरीके से सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का नहीं सॉरी कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का तो हम देख चुके हैं ना, क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस का साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। दोबारा देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या होगा हमारा, साइन एक्स क्या होगा हमारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। जरा नोट कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों ये 6 फॉर्मूले हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जरा इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सब फॉर्मूलों को एक साथ मिलाकर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। मान लो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया शुरू में, फर्स्ट वाला जो भी था x की पावर n का डिफरेंशिएशन। उसमें हम क्या करते थे, पावर को पहले लाते थे और पावर में से एक को माइनस कर देते थे। मान लो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। मान लो हमें दे रखा हो x की पावर हाफ या फिर x की पावर 3/2 दे रखा हो। पावर कुछ इस तरीके भी आ सकती है, 3/2 की फॉर्म में भी आ सकती है, पावर 1/2 भी आ सकती है, 5/2 भी आ सकती है, ठीक है, इंटीजर आ सकता है कोई। तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे अगर पावर ऐसे आ जाती है तो हमें लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया कि पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस। यहाँ पे देखो x की पावर n है, पावर क्या है 3/2, पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी x एज इट इज़, पावर में से एक माइनस, पावर क्या है 3/2, माइनस कर देंगे 1 को। अब देखो किस तरीके से लिखेंगे इसको, dy/dx 3/2 एज इट इज़ रहेगा, x एज इट इज़ रहेगा, पावर क्या है 3/2 माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लोगे और माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 3/2 और x की पावर हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट, यानी कि रूट x। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो कुछ इस तरीके की भी पावर आ सकती है, तो इससे घबराना नहीं है। सेम उसी तरीके से हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, यानी कि पावर पहले और पावर में से एक माइनस। तो इस तरीके से हमने माइनस करा, x की पावर हाफ आई। अब हाफ पावर जो होती है उसे हम रूट भी कहते हैं, तो रूट लगा सकते हैं x के ऊपर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट करिए। फिर 5 क्वेश्चन हम अपनी तरफ से करते हैं, जिसमें सभी फॉर्मूले एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारे फॉर्मूले तो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, जो 6 फॉर्मूले हमने करे अभी। अब उनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हम देखेंगे और फिर 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा खुद से ट्राई करने के लिए, और वो आप ट्राई करेंगे। उसके आंसर्स आपको लेक्चर नंबर जो अगला आएगा 5 लेक्चर नंबर 5 जो आएगा उसमें आपको आंसर मैं आपको बता दूंगा। आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बता देना कि कितना स्कोर रहा आपका, कि आपके 1 सही गया, 2 सही गए, 3 सही गए या 5 के 5 सही गए। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं अब इन सभी फॉर्मूलों पे कंबाइन करके। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू x की पावर हाफ प्लस 4x² माइनस का साइन x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे y का dy/dx। अब यहाँ पे आप देखो x की पावर n का हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या करेंगे, पावर को पहले ले आएंगे और पावर में से एक माइनस। पावर क्या है 1/2, तो 1/2 को पहले ले आएंगे पावर को, और पावर में से एक माइनस। पावर क्या है 1/2 माइनस 1। इसी तरीके से प्लस यहाँ पे हमारा x की पावर n, यानी कि x की पावर n के साथ हमें कांस्टेंट दे रखा है। तो जब भी x की पावर n के साथ कांस्टेंट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज़ रखते हैं
और फिर x की पावर n, यानी कि पावर पहले आ जाएगी जो कि 2 है, x एज इट इज़, और पावर में से एक माइनस, यानी कि 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे। फिर हमने देखा कि sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा cos x, यानी कि sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया हमारा cos x। अब चलिए इसे अच्छे से लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारा 1/2 रहेगा। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे या फिर आप देखो हाफ में से माइनस 1 गया तो हमारा माइनस का हाफ बचेगा, क्या बचेगा x की पावर माइनस का हाफ। अब यहाँ पे प्लस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, x एज इट इज़, पावर क्या है 2 - 1, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा। अब मैं यहाँ पे 1 लगाऊँ इसकी पावर या ना लगाऊँ, मेरी मर्ज़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब cos x को cos x रहने देंगे। ये आ जाता है हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप ले लीजिए, cos x प्लस रूट एक्स प्लस 3 cos x प्लस 6। इसको अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार आप पॉज कर सकते हैं, खुद से डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, फिर मैं आपको करवाने वाला हूँ तो आंसर चेक कर लेना। तो पॉज करिए और खुद ट्राई करके देखिए एक बार। तो आई होप आपने ट्राई करने की कोशिश करी होगी पॉज करके। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा ये। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन तो हमारी सब में कॉमन ही रहने वाली है। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था जो कि होता है माइनस का sin x। रूट x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था जो कि होता है 1/2 रूट x। अब प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि cos x के साथ में है, ठीक है। कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो वो 0 हो जाता है, पर ये cos x के साथ में तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा माइनस का sin x, और ये कांस्टेंट है हमारा तो 0 आ जाएगा। किस तरीके से लिखेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का sin x प्लस 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, यहाँ पर आ जाएगा -3 sin x, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को अभी नोट करेंगे, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल्स टू 8 रूट एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5 sin x। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। दोबारा से इसको पॉज करेंगे एक बार और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं करता हूँ। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 8 रूट एक्स का क्या हुआ, 8 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट हमारा रूट x के साथ में है, तो 8 तो एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट। रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x, फिर प्लस यहाँ पे है हमारा 7x स्क्वायर यानी कि cx की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, जो कि हमने देख रखा है कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, पावर पहले आ जाएगी जो कि पावर 2 थी तो 2 पहले आ जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस, पावर 2 है इसमें से एक माइनस कर देंगे। इसी तरीके से प्लस 5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि sin x के साथ में है, क्योंकि कांस्टेंट अकेला नहीं, अकेला होता तो 0 हो जाता, पर 5 के साथ sin x है, इस वजह से 5 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos x। अब जरा इसको ठीक से लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखो 8 कैंसिल हो जाएगा 2 से कितनी बारी में, 4 बारी में,
तो लिखेंगे यहाँ पे 4/√x प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14। फिर यहाँ पे x की पावर 2 - 1 है, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि x की पावर 1, वो लिखूँ या ना लिखूँ मेरी मर्ज़ी। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 cos x। तो ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा हमने। नहीं समझ में आया तो दोबारा से पीछे करिए, वीडियो को पीछे करिए, पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा y = 2x² - cos x + 44, इसको ज़रा हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप पॉज करिए इसको और नोट करके खुद कोशिश करिए सॉल्व करने की। तो चलिए आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी इसे। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखो ये हो गया हमारा 2x², यानी कि cx की पावर n का डिफ्रेंशिएशन। तो हमारा कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा हमें पता है, और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। पावर 2 थी तो 2 में से एक मैंने माइनस कर दिया। इसी तरीके से माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस का sin x, और ये हमारा 44 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे dy/dx = 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 - 1 है, 1 पावर बचेगी, वो लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी। फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस sin x एज इट इज़, और यही आ जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये आया आंसर। तो चलिए नोट करिए इसे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारा y = x की पावर 7/2 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 4 sin x प्लस 10√x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इसे पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद डिफ्रेंशिएट करके देखिए इसे, फिर आंसर चेक करिएगा जब मैं करूँ। तो आपने इतनी देर में पॉज कर ली होगी वीडियो को, ट्राई करके देखा होगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो भाई करेंगे ट्राई, और जिनको नहीं करना वो पेपर में भी नहीं करके आ पाएंगे। तो जो पढ़ने वाले होंगे उन्होंने तो पक्का किया होगा। तो चलो मैं करता हूँ अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन है हमारा, x की पावर 7/2 यानी कि x की पावर n। तो क्या करेंगे, पावर को पहले लेकर आ जाएंगे 7/2, और पावर में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा cx की पावर n है, यानी कि 3x 3/2 पावर है इसकी। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 3। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस, यानी कि 3/2 में से हम क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 4 है, 4 sin x, तो 4 तो एज इट इज़ रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। इसी तरीके से प्लस 10√x, 10 एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट, फिर √x का क्या हो जाएगा, 1/2√x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। 10 2 से कट जाएगा 5 बज्जी में, और यहाँ पे आप देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो लिखेंगे dy/dx = 7/2। यहाँ पे x, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 5/2। पावर क्या आ जाएगी, 5/2। फिर यहाँ पे आप देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, अपोन में तो 2 है ही, और x। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपकी पावर जो है वो आ जाएगी 1/2। फिर यहाँ पे हमारा 4 cos x एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/√x।
ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो नोट करिए जल्दी, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों अब मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं हमारे कौन से 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं और 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं, जो कि हमारा y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस cos x प्लस sin x प्लस 2√x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3/2 प्लस 3 sin x प्लस 77। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा नोट करेंगे, जो कि है हमारा y इज इक्वल्स टू 8x² प्लस 14√x माइनस sin x माइनस cos x। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि है y इज इक्वल्स टू 7x² प्लस 2x² प्लस 88x। 88x। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ज़रा, जो कि हमारा y इज इक्वल्स टू 33x माइनस x² माइनस cos x प्लस 39 प्लस क्या हो जाएगा 39। तो ये वो आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं और अगले लेक्चर का इंतज़ार करना है आपको, तब आपको इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बना के दिए हैं, तो हो सकता है आपको नेट पे मिले या ना मिले ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये खुद से ही बना दिए मैंने। ठीक है, तो इसके आंसर आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए एक चीज़ और देखेंगे, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर 6 फॉर्मूला हमने लिखे थे, 7वां फॉर्मूला ये लिख लेंगे हम कि अगर हमें x का डिफ्रेंशिएशन करने को बोला जाता है, अगर सिर्फ आपको x दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन लिखोगे 1। क्या लिखोगे 1, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। 8th फॉर्मूला और लिख लेंगे, जहाँ पे अगर आपको कांस्टेंट दे दिया हो x के साथ में, क्या दे दिया हो, कांस्टेंट दे दिया हो x के साथ में, तो आपको कांस्टेंट को एज इट इज़ रखना है। और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 1। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 1, तो एज इट इज़ ये c ही आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखो, मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 88x, तो जब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा cx, यानी कि cx कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, यानी कि 88 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है मैंने 33x, तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा 33। तो इस तरीके से आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है। सो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। आज की क्लास में हमने सीखा कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है और किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन को करा जाता है। तो अब अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन को करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप पढ़ते रहिए। चलिए।